नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। आज एक ऐसा मुद्दा जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में तारीख के साथ हर साल याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में नक्सल हमले को 10 साल पूरे हो गए। 25 मई 2013 कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा और इसमें कांग्रेस का काफिला लौट रहा था और वहां 27 नेताओं समेत कुल 32 लोगों की नक्सलियों ने हमला कर हत्या कर दी। इसमें कई शीर्ष नेता उनकी भी जान चली गई। 10 साल बीत गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जांचों के सिलसिले आगे बढ़े, लेकिन एनआईए जांच के बावजूद अब तक क्या इसमें कोई सियासी षड्यंत्र था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। नक्सल हमले के पीछे की असल वजह क्या थी, इसका खुलासा नहीं हुआ। 10 साल बाद इस घटनाक्रम को लेकर कई सवाल आज भी हैं। इन पर एक बार फिर हम आज खुलकर चर्चा करेंगे, दोनों पक्षों से उनकी बात सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। जख्म सीने पर जिंदा है अब भी, वादियों में अब भी निशान है उस रोज के, दर्द अब भी बरस पड़ता है आंखों से, जवाब अब तलक नहीं मिले सवालों के। झीरम घाटी में 10 साल पहले एक बड़े एम्बुश के जरिए नक्सलियों ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की चुन चुन कर हत्या की थी। राजनीतिक संहार का ये पहला मामला था। उस वक्त भी IBC 24 ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कई घायलों की मदद की। इस हमले से तमाम सियासी दल समेत पूरा देश सन्न था। सवाल भी उठा कि इस राजनीतिक हत्याकांड के पीछे कौन है। पहले जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की गई, फिर जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए की जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर बवाल हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला, जो आज भी जारी है। बीते 10 साल से इस हमले से जुड़े तमाम सवाल आज भी जिंदा है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस को घेरते रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों ने अपनी जान गंवाई थी, मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जांच कर ली, एनआईए ने जांच की, आपने भी एसआईटी बनाई, और जैसा आप कहते थे कि सच मेरे जेब में है, तो छुपाने का काम तो शायद आप कर रहे हैं। झीरम में जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके प्रति हम नतमस्तक हैं। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के पास किसका नाम लेकर गए थे, किसका वीडियो उन्होंने सुनाया था, वो जानकारियों को क्यों छुपा रहे, उस पर राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार में आई तो अलग से न्यायिक जांच आयोग का गठन करने की घोषणा की, एसआईटी का गठन भी किया, जो कानूनी अड़चनों में उलझ गई। राजनीतिक साजिश के नए बिंदु जांच में जोड़े गए। राज्य शासन ने सेवानिवृत्त जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस जी मिनहाजुद्दीन के 2 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन इस मामले में किया है, जिसकी सुनवाई भी शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पीड़ित परिवारों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया, इसका दुख है। अभी तक न्याय नहीं मिला है, इस बात का अफसोस हमें है, बहुत दुख है, और ये हमारे लिए भावनात्मक मामला है कि न्याय उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, न्याय दिवंगत आत्माओं को मिलना चाहिए, जो अभी तक के नहीं हो पाया है। इस बात का दुख हमें जरूर है। झीरम हमले के 10 साल बीत गए, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया उन परिवारों का दर्द अब भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि इंसाफ का एक कतरा भी उनके नसीब में नहीं आया है। जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वो घटनाक्रम लगातार याद है सबको, और उस घटनाक्रम की तस्वीरें जैसे ही जहन में आती हैं हर कोई शेयर उठता है। हर कोई दुनिया भर में इतना बड़ा अटैक किसी भी पॉलिटिकल दल के काफिले पर कभी नहीं हुआ, इस बात को भूल नहीं पाया। लेकिन इसके पीछे क्या कोई सियासी षड्यंत्र था, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, इसका पर्दाफाश आज तक नहीं हुआ। दोनों पक्ष चाहते हैं कि सच सामने आए, फिर रोक कौन रहा है ये जनता समझ नहीं पाए। हमारे साथ आज भी 2 बड़े सुलझे हुए बड़े समर्थ नेता हैं अपने अपने पक्ष रखने के लिए। सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के बेहद सीनियर नेता, और साथ में ज़मीन से जुड़े हुए और इस पूरे घटनाक्रम के अब तक हुई राजनीति के गवाह भी हैं। शिवरतन शर्मा जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक हैं, गंभीरता से अपनी बात रखते हैं।
सबसे पहले तो हम सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे शुरू करेंगे। आपने भी सुना होगा पैकेज में विपक्ष के नेता कहते हैं अब आप सत्ता में आए, आपको 4 साल से अधिक हो गए, जो जेब में सच था वो सामने कब लाएंगे, ये कहकर वे कटाक्ष करते हैं। उत्तर दीजिएगा। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। दरअसल में आप एक बात समझिए, मैं तो उस घटना का ससंदीप गवाह रहा हूँ। मेरे पैर में गोली लगी थी और मैंने पूरी घटनाओं को देखा है। मेरे से स्वयं नक्सलियों ने पूछा है कि इनमें से नंद कुमार पटेल थे। प्रश्न ये है कि नक्सलियों के पास क्या गोली की कमी थी? वो क्यों नाम पूछ करके लोगों की हत्याएं कर रहे थे? नक्सली तो आमतौर पर दहशतगर्दी के लिए जब हमला करते हैं तो किसी का नाम नहीं पूछते, उनके जद में जो आ गया उसको मार डालते हैं। तो ये जो इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है पाठक जी कि इसमें षड्यंत्र तो था ही। और ये बात हमने अंतर भी देखा है कि जिस दिन हम दंतेवाड़ा गए थे 23 तारीख को, उस दिन की सिक्योरिटी और जिस दिन की ये घटना है उस दिन की सिक्योरिटी में जमीन आसमान का अंतर है। एक सामान्य यात्री के हैसियत से भी हमारे समझ में ये बात आती है। ये बात निश्चित है कि NIA की रिपोर्ट उन्होंने दाखिल कर दिया। जस्टिस प्रशांत मिश्रा का आयोग बना, उसमें षड्यंत्र के संबंध में कोई भी जानकारी लेने का प्रावधान ही नहीं था। और जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में SIT का गठन किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाकर के हाई कोर्ट में उस पर रोक लगाई। तो ये बात तो निश्चित है कि इसमें कोई संदेह का प्रश्न नहीं है कि वो घटना आम नक्सली घटना नहीं थी। वो घटना 100% षड्यंत्र की घटना थी और उस षड्यंत्र से किसको लाभ हो सकता था, किसको लाभ हुआ, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रश्न है। और इस प्रश्न का जानने का हक पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को है, जिनके परिवार को उन्होंने जो जख्म दिया और जो चले गए इस दुनिया से, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। हमारे जैसे कुछ भाग्यशाली लोग थे जो बचकर आ गए और हमारे परिवार के लोग भी और अन्य लोग भी इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि शायद कभी इस षड्यंत्र का खुलासा हो। चलिए, शायद लग रहा है इस षड्यंत्र के खुलासे के पहले दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अब तक इंसाफ नहीं मिला और वो भी सरकार के मुखिया कहते हैं, और ये वही पार्टी है जिसने अपने कई सारे लोगों को इस हमले में खोया है। शिवरतन शर्मा जी, उस समय सरकार में आप थे, एक बड़े दाग के तौर पर जब जब सरकार शासनकाल होगा तब तब इस बात को, इस तारीख को याद करते समय याद आएगा कि तब प्रदेश में BJP की सरकार थी। ये कहा गया कि उस समय लाभ किसको हुआ ये देख लें, किसने इस पूरे मामले की जांच पर अंग लगाए ये देख लें। तीनों बातों पर जवाब दें। देखिए पुनीत जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी राजनेताओं को, मृतक राजनेताओं को और पुलिस के जवानों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और जहां तक इस घटना से लाभ हानि की बात है, ये किसी पार्टी विशेष के लिए हानि की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ को उस घटना से हानि हुई है। राजनीति में सैद्धांतिक मतभेद होना अलग विषय है, पर सबका राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए ध्येय एक होता है, प्रदेश का विकास होना, विकास करना, जन समस्याओं का निराकरण करना। विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। माननीय महेंद्र कर्मा जी, माननीय नंद कुमार जी बघेल के साथ मैं स्वयं भी सदन का सदस्य रह चुका हूं। विद्याचरण जी, उदय मुदलियार जी जैसे राजनेताओं की हत्या उस घटनाक्रम में हुई थी। प्रश्न है, पूरे घटनाक्रम की सत्यता जनता के सामने आए। तत्कालीन सरकार ने प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। NIA ने उस पर जांच की। प्रशांत मिश्रा की न्यायिक समिति जो बनी थी उसने गवर्नर को अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई नहीं। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतीश अग्निहोत्री जी और एक न्यायाधीश के साथ और एक आयोग का गठन कर दिया। 13 से 18 के बीच विधानसभा में कई बार ये विषय उठा और इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और मेरे बीच कई बार विधानसभा में नोक-झोंक भी हुई। और मैं जब वो बोलते थे कि मेरे पास सारे सबूत हैं उस घटनाक्रम के, मैं बोलता था अगर आपके पास सबूत हैं तो आप प्रस्तुत क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब होता था
कि मेरे पास जो लोग हैं उनको सुरक्षा कौन देगा। अब तो चलिए, ठीक 4.5 है। साल से आप, एक मिनट मेरी बात पूरी होने मैं बिल्कुल शिवरतन जी, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, आपका समय पूरा हो गया, लेकिन आप अपनी बात को पूरा कर लें ताकि तथ्य सामने आए। आपको सुरक्षा देने से किसने रोका है? दूसरी बात, आप एनआईए की जांच पे उंगली उठाते हैं। अभी बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई तो राज्य सरकार सिफारिश करती है, डीजी पत्र लिखता है कि एनआईए की जांच करा ले। और जब अभी की नक्सली घटना पर आप एनआईए की जांच की सिफारिश करते हो तो आपके पास जो तथ्य हैं उस घटनाक्रम के, उस तथ्य को आप एनआईए के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे? ठीक बात है। सीधा सवाल पूछा है सुरेंद्र शर्मा जी, उत्तर दीजिएगा ताकि इंसाफ और न्याय इसकी केवल बात ना हो, उसकी तरफ थोड़ी सी रोशनी भी जाए कि इसको रोक कौन रहा है। जो संस्था है भारत में जो काम कर रही है, संस्था पर हम संदेह नहीं कर रहे हैं। संस्था तो अपने आप में सक्षम है और इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एनआईए को जांच की रिपोर्ट सौंपी थी। एनआईए ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके संदर्भ में जब माननीय भूपेश बघेल जी ने एसआईटी का गठन किया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनआईए को अपनी रिपोर्ट की डायरी एसआईटी को देने में क्या तकलीफ है? अगर किसी जांच को अगर वो अधूरी रह गई या उससे संबंधित राज्य संतुष्ट नहीं है, वो उसमें आगे जांच कराना चाहती है, तो उस डायरी को देने में एनआईए को क्या प्रॉब्लम है? ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, जस्टिस प्रशांत मिश्रा के आयोग के में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि इसमें षड्यंत्र के संबंध में आयोग जांच करे, उसमें लापरवाही के संबंध में हुई थी, बयान हुए थे, लोगों को बुलाया गया था, सभी पक्षकारों को कहा गया था कि इसमें अगर क्या लापरवाही क्या बरती गई है इसके संबंध में भविष्य के लिए इसके संबंध में कोई कार्रवाई की जा सके। दरअसल में बात यह है कि ये जो पूरी जो घटना है इसमें भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के पास अमका था ढमका था, और ये कुल मिला के 10 साल हो गया और 10 साल होने के बावजूद आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये घटना नक्सलियों की सामान्य घटना थी। शिवरतन जी, एसआईटी के खिलाफ एक तो आप कोर्ट क्यों गए, ये बार बार सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा ये भी कहा जाता है कि न्यायिक जांच आयोग जिसका बार बार हवाला देते हैं, जो शुरू हुआ था उसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी क्या, ये एंगल था ही नहीं, तो इसको जोड़ने में क्या दिक्कत है? देखिए, मेरा इस पे 2 विषय है। पहला विषय तो है कि डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में जो जांच एनआईए को सौंपी गई, उस पूरे घटनाक्रम के दिन मैं स्वयं भी राजभवन में था। एनआईए को जांच सौंपी गई माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी और राहुल जी की सलाह पे। पहली बात। दूसरी बात, प्रशांत मिश्रा आयोग ने रिपोर्ट दी है इस सरकार के बनने के 2 वर्ष बाद। अगर कोई विषय छूट गया तो इस सरकार के पास पर्याप्त समय था कि उस बिंदु को जड़ा जा सकता था कि आप इस बिंदु पर भी जांच करें। सरकार को किसी ने रोका नहीं था। और तीसरा विषय आपने जो कहा कि भाई सरकार ने एसआईटी गठित की और एसआईटी गठन करने के बाद उसको रोकने का प्रयास हुआ। देखिए, लोकतंत्र में न्यायालय में जाने का सबको अधिकार है। एसआईटी के गठन के पीछे सरकार की नीयत हमको समझ नहीं आ रही। अगर एसआईटी में जाना था तो जो बिंदु तय कर रहे थे उसमें प्रशांत मिश्रा आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के बिंदुओं को भी शामिल करना था, प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक भी करना था, तो ज्यादा अच्छा रहता। आप सब कुछ छिपा करके कोई जांच करना चाहोगे तो उसका परिणाम नहीं आता। देखिए, इसमें पुनीत जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज एक व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है, सुरेंद्र मिश्रा जी प्रत्यक्षदर्शी है, पर जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है वो तो माननीय नंद कुमार जी, माननीय दिनेश जी का हत्या का भी चश्मदीद गवाह है। कभी उससे पूछताछ हुई क्या? नहीं, उसको संवैधानिक पद से हटा करके फिर वे शिवरतन जी फिर वे कहते हैं कि कुछ और लोगों के नार्को टेस्ट भी आप करवाएं और उसी के लिए हम एसआईटी चाहते थे और उसी एसआईटी को रोकने का प्रयास अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किया गया। तो डर किस बात का है बीजेपी को? चलिए, जांच हो गई, अगर वे अपने हिसाब से कोई जांच कराना चाहते हैं तो क्या बीजेपी को कोई डर है? हमको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। वास्तव में एक राजनीतिक आरोप हमेशा कांग्रेस पार्टी और आदरणीय भूपेश जी लगाते रहे। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर भूपेश बघेल जी के पास कोई साक्ष्य है वो साक्ष्य उनको प्रस्तुत करना चाहिए। सुरेंद्र शर्मा जी, उत्तर दीजिए। प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो इस घटनाक्रम को छिपाने के लिए सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति दोषी माननीय भूपेश भाई।
शिवरतन भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो सामने था, सस्मदीद गवाह हूँ। मैंने दोनों दिनों के सुरक्षा व्यवस्था के अंतर को देखा है, नंबर एक। दूसरी बात, मुझसे स्वयं नक्सलियों ने पूछा है कि इसमें से नंद कुमार पटेल कौन है। इस बात का जवाब कौन देगा कि नंद कुमार पटेल को नक्सली क्यों ढूंढ रहे थे। और जिस समय घटना घटी, वहां का एसपी जो है, जब इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा हो रही है, स्वयं एसपी वहां मौजूद नहीं था और पुलिस की जो व्यवस्था थी बेहद बेहद कमजोर थी। उस रोड ओपनिंग पार्टी से लेके तमाम बातों को अगर आप देखेंगे तो एक बात तो समझ में आता है कि सरकार की लापरवाही उसमें निश्चित रूप से थी। और इस बात से अगर कोई आदमी इनकार करता है तो मैं एक सामान्य भुक्तभोगी की हैसियत से इस बात को कह सकता हूं कि ये आरोप सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जरूर जाती है कि वहां पर लापरवाही बरती गई। इसलिए ये जानना जरूरी है इस देश को और इस प्रदेश को कि वास्तविक में इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था, और षड्यंत्र नहीं था तो वो ढूंढ करके लोगों को क्यों मार रहे थे। ये एक अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न है। सुरक्षा व्यवस्था में इतनी ज्यादा लचर व्यवस्था क्यों थी? वो आपकी ही सरकार थी ना। शिवरतन जी, उत्तर दे सकते हैं आप। नहीं, दंतेवाड़ा जब हम गए थे, सुरेंद्र भैया ने जो बातें कही, सुरक्षा व्यवस्था, देखिए, मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की पूरी तरह से फेलवर थी वो घटना। और दूसरा विषय जो सुरेंद्र भैया ने कहा कि वो नाम पूछ रहे थे, महेंद्र कर्मा कौन है, नंद कुमार बघेल कौन है। देखिए, नक्सली कुछ टारगेट लेके भी चलते हैं, और आदरणीय महेंद्र कर्मा जी तो उनके टारगेट में थे। नंद कुमार जी पटेल प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके थे, तो निश्चित रूप से उनके टारगेट में रहे होंगे। मैं दोनों से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे, पर मैं आपको बता दूं, ये घटनाक्रम घटित हुआ, सारे दोषी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम उससे बचाने के पक्षधर नहीं है, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो भी साक्ष्य है, इसमें एक बात जो सार्वजनिक करना चाहिए। शिवरतन जी, जो प्रश्न दोनों तरफ से एक एक हिस्सा अनुत्तरित रह जाता है, इसमें अभी तक इसका जवाब नहीं आ रहा कि एसआईटी जांच अगर हो जाती तो इसमें किसी को क्या दिक्कत थी, क्यों इसको रोकने का प्रयास करके, चलिए राजनीतिक तौर पर ही एक मौका आप कह रहे हैं, तो क्यों दिया आपने, क्यों इसको रुकवाने का प्रयास? एसआईटी जांच अगर हो जाती है, आप बोल रहे हैं, एसआईटी जांच में कोई विरोध नहीं है। उसके पहले जो प्रशांत मिश्रा ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक सरकार को कर देना चाहिए, और एसआईटी की जांच देखिए, प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट के बिंदु को भी शामिल करने की बात यह है पाठक जी कि पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि जांच को बार बार बाधित करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? हम तो ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ के तमाम लोग, शिवरतन शर्मा जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, हर कोई चाहता है इस बात का भरोसा होना चाहिए, तो किसी भी तरह की जांच हो, सांच को आंच नहीं, जो दोषी नहीं है उसको किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने की क्या जरूरत है? अगर हमारी एसआईटी असफल होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहने का मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, फाइनली भी 20 सेकंड में भी यही बात सुरेंद्र शर्मा जी ने की। आप भी कहें शिवरतन शर्मा जी, कोई दिक्कत है किसी भी तरह की जांच से? एनआईए के सामने भूपेश बघेल जी को सारे साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। जो साक्ष्य वो एसआईटी के सामने देना चाहते हैं, वो एनआईए के सामने प्रस्तुत करने में भूपेश जी को क्या आपत्ति है, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। एनआईए की जांच तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के कहने पे प्रस्तावित हुई थी, बाद में सरकार बदल गई, अलग विषय है, पर वो एनआईए की जांच डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी इच्छा से नहीं की थी। एनआईए की जांच के लिए सोनिया जी, राहुल जी और मनमोहन सिंह जी के कहने से हुई थी। तो सवाल घूम फिर कर फिर वहीं आ गया कि क्या केंद्र में और राज्य में सरकारों के बदल जाने पर, एजेंसियों के बदलने पर ऐतराज इतना हावी है कि सच सामने दोनों पक्ष लाना चाहते हैं, लेकिन सामने आएगा कैसे, इसके रास्ते में कौन रोड़ा है, इस तरह के सवाल छोटे हैं जो न्याय या इंसाफ को पूरा होने नहीं दे रहे। चाहे प्रत्यक्षदर्शी हो, चाहे सामने सत्ता में बैठे हुए लोग रहे हों, सब चाहते हैं सच सामने आए, पर आएगा कब, इसका जवाब कोई नहीं दे पाता, क्योंकि ये अपने अपने परिस्थितियों के बदल जाने के बाद चीजों पर अड़िग हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।